हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान्स, यानी कि दिल्ली में किस किस की सल्तनत थी। आपको पता है दिल्ली आज हमारी कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली इम्पोर्टेंट कैसे हुई, वहाँ पे किस किसने शासन करा, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपने कुछ नाम सुने होंगे, तुगलक वंश है ना, जैसे खलजी वंश, ठीक है, खिलजी खलजी, ये सारी चीज़ें। तो ये लोग दिल्ली पे शासन करते हैं। आपने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी देखे होंगे, जैसे कुतुब मीनार देखा होगा, जामा मस्जिद के बारे में सुना होगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाल किला वगैरह भी है। तो ये सब किसने बनवाया, ये कैसे बना हमारे देश में, ठीक है। तो ये सब लोग वही तो बनवाते हैं जो यहाँ के राजा होते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं कि राजा कौन थे, कैसे कैसे दिल्ली इम्पोर्टेंट हुआ धीरे धीरे। तो देखो, अगर हम दिल्ली सुल्तान की बात करें तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था अभी कि कावेरी नदी कितनी इम्पोर्टेंट थी और उसके आसपास कैसे किंगडम बसने लगा, ठीक है। अगर हम इसके आगे की बात करें कि दिल्ली कैसे कैपिटल में फेमस हुआ, कैसे बना, तो आप टेबल 1 पे वो बात करें कि आप टेबल 1 देखो, आपको पता चलेगा कि कैसे पहले तोमर राजपूत थे, ठीक है। फिर हुआ डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी, जो कि 12वीं शताब्दी के बीच में मारे गए। अब देखो 12वीं शताब्दी मतलब लगभग 1100 वाले सन चलेंगे, जैसे अब क्या 21वीं शताब्दी और सन कौन सा चल रहा है 2020, ठीक है। ऐसे ही 12वीं शताब्दी मतलब 1100 वाली रेंज में सन चलेंगे। तो उस टाइम तोमर राजपूत मतलब पहले थे, उसके बाद चौहानों ने उन्हें हरा दिया, ठीक है। चौहान कौन थे ये भी आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जिन्हें आप चौहामनास कहते थे और जो अजमेर राजस्थान पे रूल करते थे, ठीक है, उन्हें हराया, ठीक। अब तोमर और चौहान के अंडर में ही स्टार्टिंग में ये कॉमर्शियल सेंटर की तरह उभरा, यानी कि स्टार्टिंग में तो व्यापार वाला व्यापारिक केंद्र बना ना, इन्हीं के अंडर में बना। इसके बाद बहुत सारे जैन मर्चेंट आए, बहुत सारे मतलब जैन व्यापारी आए, ठीक है, जो शहर में रहने लगे। बहुत सारे मंदिर बनाए गए, कॉइन छापे गए, कॉइन को मिंट किया गया, जिसे आप दहलीवाल कहते हो, ठीक है, यानी कि दिल्ली में बनाए गए कॉइन एक तरह से दहलीवाल, ठीक है। तो कॉइन्स बनाए गए और इससे क्या हुआ, उसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा फैला। अगर आप बात करते हो यहाँ पे वो कह रहा है आपसे कि दिल्ली है कुन्हा और सिरी जापान देखो, जापाना देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, दिल्ली कुना यहाँ पे है, जापाना यहाँ पे, सिरी यहाँ पे, ये कुछ एरियाज हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे उस टाइम या इम्पोर्टेंट हो गए थे, ठीक है। इसके अलावा वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत है ना, स्टार्टिंग में क्या था, जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिल्ली का इतना इम्पोर्टेंट होना, उसे काफ़ी टाइम लगा। धीरे धीरे बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने, खासकर पूरी 5 डायनेस्टीज़ ने इसे क्या करा, डेवलप किया है। एक बार हम टेबल 1 देख लेते हैं, ठीक है। आपको एक एक राजा का नाम पता होना ज़रूरी नहीं है, ना उसका सन याद करना, बट एक बार आप डायनेस्टीज़ देख लो समझने के लिए। सबसे पहले जो राजपूत लोग थे वो आए, और राजपूत में भी कौन थे, तोमर्स आए। तोमर ने उसकी शुरुआत करी दिल्ली को इम्पोर्टेंट बनाने की। फिर तोमर्स को किसने हरा दिया, चौहानों ने हरा दिया। उसके बाद कौन से राजा है, तुर्किश राजा है, यानी कि जो तुर्क से आए थे, ठीक है। तुर्क का है, एशिया में एक देश है, वहाँ से आए थे बहुत सारे। उसके बाद खलजी डायनेस्टी आ गई, खलजी परिवार आ गया पूरा, ठीक। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आ गई, तुगलक लोग आ गए। सैयद डायनेस्टी, ठीक है, और लोधी डायनेस्टी। ये कुछ डायनेस्टीज हैं, कुछ वंशज हैं जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। अब हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, और जिसके बारे में पढ़ेंगे सिर्फ वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता जाएगा। आप एकदम से ये मत सोचना कि याद करना है ये सब चीज़ें, ठीक है, आप बस समझ लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे इल्तुतमिश जो है एक राजा थे, ठीक है, उनके उनके टाइम का टॉम्ब है ये वाली फोटो। ये किसका है, आलिया का दरवाज़ा, आलिया दरवाज़ा। और ये क्या है, फिरोज शाह तुगलक का टॉम्ब। टॉम्ब क्या होता है, एक तरह से मकबरा होता है जहाँ पे उनकी बॉडी वगैरह रखी जाती है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि हमें दिल्ली सुल्तान के बारे में कहाँ से पता चलता है, ठीक है, तो फाइंडिंग अबाउट दिल्ली सुल्तान्स, तो हमें पता चलता है उनके इतिहास से। वहाँ पे इतिहास बहुत ज़्यादा लिखे गए थे, ठीक है। अगर इतिहास लिखा जाए सिंगुलर फॉर्म में, अगर मैं कोई एक हिस्ट्री की बुक उठाती हूँ तो मैं कहूँगी तारीख, और अगर मैं बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स उठाती हूँ तो मैं उसे कहूँगी त्वारीख, ठीक है। त्वारीख किसका होता है, प्लूरल होता है, और तारीख सिंगुलर होता है। लिखा किस भाषा में गया था, ये पर्शियन भाषा में, ठीक है। और लैंग्वेज क्या थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज भी पर्शियन थी, लिखे भी ये इतिहास पर्शियन में गए हैं, ठीक है। और हिस्ट्रीज यानी कि राजाओं का इतिहास। अब कुछ भी लिखना हो, कोई भी इतिहास लिखना हो, तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने थे। सबसे पहले पेपर को प्रिपेयर करना पड़ता था, पेपर बनाओ भाई। फिर उस राइटिंग को लिखो, यानी कि जो भी उन्हें लिखना है वो लिखो। उसके बाद सोने को पिघला कर उसका जो हाईलाइटेड वर्ड्स थे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, उन्हें हाईलाइट किया जाता था, और उसके बाद उसे बाइंड किया जाता था, प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, बाइंडिंग को प्रिपेयर किया जाता था। तो इस तरह से पूरा क्या बनता था, कोई भी एक इतिहास लिखा जाता था,
ठीक है। ये जो तवारीख है वो कौन लिखता था, उनके ऑथर कौन होते थे, जो कि सीखे सिखाए मैन होते थे, जो पढ़े लिखे मैन होते थे। जैसे मान लो राजा के सेक्रेटरी हो गए, कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, कोई कवि हो गया। क्या क्या लिखते थे, एक तो इवेंट्स भी लिखते थे कि क्या क्या हुआ, इसके अलावा जो एडवाइस दी उन्होंने राजा को, या राजा ने किसी एडवाइस का पालन किया, क्या रूल का पालन करा, वो सब इसमें लिखते थे। ठीक है। अब एक सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में लिखा गया है, एक ऐसे हिस्ट्रीज में से जो भी हमने देखा, तवारीख वो तारीख कहते हैं या तवारीख कहते हैं। ठीक है। तो उसमें ये दे रखा है एक सर्कल ऑफ जस्टिस है, यानी कि सर्कल ऑफ जस्टिस कैसे होता है, मतलब एक अगर सबको न्याय चाहिए तो आप कैसे दिलवा पाओगे। वो कहते हैं कि एक जो किंग है, जो राजा है, वो किसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सोल्जर्स के बिना। ठीक है। उसे सैनिक जरूरी है। सोल्जर्स किसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सैलरी के बिना। ठीक है। उसे सैलरी ज़रूरी है। सैलरी कब मिलेगी, जब राजा के पास क्या होगा, रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू कब मिलेगा, जब जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, वो उसे क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। पीजेंट्स कब अच्छा टैक्स पे करेंगे, जब लॉ एंड ऑर्डर सही मेंटेन होगा और जस्टिस होगा। लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस होगा। और लॉ एंड ऑर्डर कौन, जस्टिस को कौन मेंटेन करेगा, राजा। तो ये सारा एक सर्कुलर चलता रहता है कि अगर तुम जस्टिस करोगे तो ये सही चीज़ होगी। मतलब अगर राजा ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लिया तो पेजेंट खुश हो जाएंगे, टैक्स मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो सैलरीज होंगी, सैलरीज होंगी तो सैलरी जो सोल्जर्स होंगे उन्हें अच्छी सैलरी मिल पाएगी और वो खुश होंगे और राजा का वर्चस्व स्थापित रहेगा। तो ये सर्कल चलता रहता है, किसका, ये जस्टिस का सर्कल है। ठीक है। ये उसमें एक्सप्लेन करा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था ना। चलो आगे देखते हैं। इसके अलावा इसमें एडिशनल डिटेल्स क्या क्या होती हैं, हमें क्या क्या समझना चाहिए, हमें माइंड में क्या क्या रखना चाहिए। जितने भी ऑथर होते हैं, यानी कि जिसने भी तवारीख लिखी है, वो कभी भी गांव में नहीं रहते थे, वो दिल्ली में ही रहते थे या दिल्ली के मेन लैंड पे ही रहते थे, यानी कि इन्हें गाँव की और लोगों की कॉमन स्थिति का पता नहीं होगा। इसके अलावा ये इतिहास लिखते थे अपने सुल्तान को खुश करने के लिए, जिससे उन्हें सुल्तान गिफ्ट दे। यानी कि हमें ये ध्यान रखना होगा, इसका मतलब है कि हर चीज़ को अच्छा अच्छा दिखाते होंगे, राजा को बहुत महान दिखाते होंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ज़्यादातर राजा को ये एडवाइस करते थे कि आप जो अपना शासन है वो इसी बेसिस पे रखो जो बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन के बेसिस पे होता है। लाइक बर्थ राइट, जो आपको जन्म से अधिकार मिले कि कोई पर्टिकुलर किसी फैमिली में जन्म लिया है, कोई लड़का है तो उसे ये अधिकार है ही कि वो शासन करेगा ही। ठीक है। उसके अलावा जेंडर डिस्टिंक्शन, यानी कि लड़के को कुछ देना, लड़की को कुछ देना। तो वो ज़्यादातर ऑथर्स इस बारे में बुक में लिखते थे कि आप जेंडर डिस्टिंक्शन और बर्थ राइट पे काम करो, उन्हें फॉलो करो। अब हम आगे देखेंगे वो कितने फॉलो होते थे, कितने नहीं होते थे। अगर हम सुल्तान इल्तुतमिश की बात करें तो 1236 में क्या हुआ, यानी कि 1236वें सन में क्या हुआ कि जो इनकी बेटी थी, इल्तुतमिश की जो बेटी थी रज़िया, वो सुल्तान बन गई। आपने नाम भी सुना होगा, रज़िया सुल्तान। ठीक है। तो वो रज़िया जो थी वो सुल्तान बन गई, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड था वो सिर्फ 4 साल ही रहा। 1240 में उन्हें मतलब हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए लोग, या फिर जो मेन इनके दरबारी थे, कि कोई लड़की हम पे रूल कर रही है, कोई फीमेल हम पे रूल कर रही है। जबकि ये कहा गया है, ये माना गया है कि वो इतनी कैपेबल थी जितने कि उसके ब्रदर भी नहीं थे, इतनी क्वालिफाइड थे इस चीज़ के लिए, राजा बनने के लिए, यानी कि शासन करने के लिए। लेकिन नहीं, उसे 4 साल बाद ही हटा दिया गया। अगर आप मिनाह सिराज की बात करते हो रज़िया के बारे में कि वो क्या लिखते थे, यानी कि जिन्होंने वो राइटिंग मिनाह लिखी है इसके बारे में, तो मिनाह सिराज सोचते थे कि जो क्वींस रूलर है वेंट अगेंस्ट द आइडल सोशल ऑर्डर, कि जो रानी का शासन है वो सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट है, जो कि भगवान ने बनाया है उसके खिलाफ है। ठीक है। जो कि भगवान ने क्या बनाया कि मैन सुपीरियर है किसके, वुमेन के, और वुमेन सिर्फ एक सबऑर्डिनेट है, यानी कि मैन के नीचे काम कर सकते हैं वुमेन, कोई हेड नहीं कर सकती है। सोचते थे कि भगवान के ऑर्डर के खिलाफ वो काम कर रही है। अगर आप बात करोगे तो रज़िया अपने सिक्कों पे क्या छपवाती थी, वो छपवाती थी डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, यानी कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी। इसके अलावा अगर आप देखोगे एक रुद्रमा देवी थी, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के एक जगह पर रूल करा। कौन सी जगह पर, वारनागल में। ठीक है। किस डायनेस्टी की थी, काटिया डायनेस्टी की थी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने आप को पोर्ट्रेट किया कि जैसे वो मैन हों इंस्क्रिप्शंस में और अपने सिक्कों पे। ठीक है। ऐसे नाम दिए अपने कि वो आदमी हों। ठीक है। इसके अलावा एक रानी थी जिन्होंने कश्मीर में रूल किया। कश्मीर आपको पता ही है कितना फेमस इलाका है। ठीक है। अब पता नहीं वो अच्छे कामों के लिए या फिर मतलब इतना टेंशन का इलाका हो चुका है भारत में, तो पहले नहीं था। तो कश्मीर में किसने एक इंटरेस्टिंग टाइटल दिया वहाँ की रानी ने अपने आप को, दिद्दा का। दिद्दा कहाँ से निकला था, शायद दीदी से या फिर एल्डर सिस्टर से, जो कि सम्मान के साथ बोला जाता था। तो उन्होंने अपने आप को क्या नाम दिया, दिद्दा। ठीक। आगे देखते हैं अब कैसे गैरिसन टाउन से बिल्कुल एम्पायर खड़ा हो गया और एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत बढ़ने लगा। अगर आप देखोगे तो एक मान लो एक सिटी है। ठीक है। अगर वो सिटी है जहाँ पे सारे गार्ड है, सेना वगैरह है, वही चीज़ है, तो यानी कि एक तरह से कैपिटल है, सिर्फ सेना वगैरह रहती है, गार्ड से कवर होती है। ठीक है। मेन लैंड है, तो ये होता है गैरिसन। ठीक है।
इसके जो साइड वाले एरियाज होते हैं जो इससे अटैच होते हैं लेकिन वो इतने एक्टिव नहीं होते हैं, जैसे गांव वगैरह आसपास वाले हो गए, दूसरे इलाके अलग आसपास वाले हो गए, इन्हें कहा जाता है हिंटरलैंड। क्या कहा जाता है? हिंटरलैंड। ठीक है। तो जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, जब फैलने लगा था, तब धीरे धीरे क्या करा राजाओं ने, इस गैरिसन इलाके से निकल के जो हिंटरलैंड वाले एरिया है उसे कवर करना शुरू किया। ठीक है। अब हम यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं, दोनों टर्म्स मैंने आपको समझा दिया, आगे देखते हैं। तो जो दिल्ली सुल्तान थे वो बहुत रेयरली फाइंड बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन। वो बहुत कम देखने को हमें मिलता है कि किस तरह से मतलब अपने किले बंदी के बाहर वो कुछ एक्सपोजर करते हों या फिर वो बाहर जाते हों। ठीक है। ये अलग बात है कि उन्होंने थोड़ा बहुत अपने आसपास वाले इलाकों को, यानी कि जो मैंने हिंटरलैंड आपको समझाया, उस पर वो शासन करना चाहते थे, शासन करते थे। लेकिन आपको समझने का कोशिश करो कि आप दिल्ली में बैठे हो और बंगाल को आपको रूल करना है। अगर आप इसको एक बार मैप में देखो यहाँ पे दिल्ली आपका लगभग यहाँ है आज को, ना बंगाल देखो यहाँ है। तो इतना बड़ा पोर्शन है जिसमें इतना बड़ा उत्तर प्रदेश आता है, बीच में बिहार आता है आज का। उस टाइम तो उत्तर प्रदेश बिहार ऐसी चीज़ें नहीं थी, मतलब ऐसे राज्य नहीं थे, पूरा एक ही एरिया था। और शायद दिल्ली भी फैली होगी उस टाइम तो बहुत ज़्यादा। ठीक है। मेनली यहीं थी दिल्ली, ज़्यादा थी भी नहीं, इतनी ही थी। ठीक है। तो दिल्ली से बंगाल पर रूल करना टफ होता था। तो ये लोग क्या करते थे, इन्होंने ज़्यादा अपने आप को फैलाया नहीं, जितना फैलाया उसमें भी इनके पास बहुत बड़ी मतलब होती जनसंख्या थी। लेकिन क्या था कि इन्होंने दिल्ली के आसपास के जो गाँव वगैरह थे, जैसे जैसे मान लो आज का यूपी का एनसीआर हो गया, या फिर यहाँ के थोड़े छोटे मोटे एरिया जो दिल्ली से बाउंड्री टच करते थे, उन हिंटरलैंड्स को, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया हिंटरलैंड क्या होते हैं, आसपास के छोटे मोटे एरियाज। ठीक है। तो उन हिंटरलैंड पे शासन करना शुरू करा, उन्हें इकट्ठा करा धीरे धीरे, उनसे ज़्यादा क्लोज रिलेशंस अपने स्थापित किए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जो है कि गैरिसन जैसे टाउन से, यानी कि जैसे दिल्ली का एक गैरिसन क्या हो गया, दिल्ली में सारे आर्म्ड फोर्सेस गार्ड वगैरह रहते थे, तो वहाँ से बंगाल को रूल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, या फिर सिंध को रूल करना। सिंध का ही बिल्कुल अपोजिट है बंगाल के। ठीक है। तो बहुत ही डिफिकल्ट था। तो ऐसे में क्या होता था कि कभी कभी एक तो रेबेलियन वॉर हो जाती थी, यानी कि कोई उनके विरोध में खड़ा हो जाता था, या फिर खराब मौसम हो जाता था। ठीक है। और इन सब की वजह से कम्युनिकेशन रूट भी अटक जाते था। तो यहाँ पे दिल्ली सुल्तानत जो दिल्ली अथॉरिटी थी, उन्हें बहुत अच्छे से चैलेंज किया जाता था। ठीक है। और उसके बाद वो ज़्यादातर अपना शासन नहीं जमा पाते थे। जैसे दिल्ली अथॉरिटी को मंगोलों ने भी बहुत ज़्यादा क्या किया था, क्या चैलेंज किया था। मंगोल कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से आए थे। मंगोल जो राजा थे वो ऐसे आए थे कि सुल्तान की हर एक वीकनेस को पकड़ के उस पर वार करने वाले। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक तो ज़रूरी होता है कि तुम अपनी पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एस्टैब्लिश करो, एक होता है अपने एरिया को फैलाओ। ठीक है। तो जो कंट्री थी या फिर जो उनका दिल्ली सल्तनत समझ लो, जो इकट्ठा हुआ इनका पावर, वो कहाँ पे, घियासुद्दीन बलबन के टाइम पे तो इन्होंने अपनी पावर को इकट्ठा करा कि हम लोग अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करें। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे उसे और ज़्यादा बढ़ाया। ठीक है। तो अब देखते हैं, जब पहला चैलेंज होता है किसी भी उसके पास, किसके पास, सुल्तान के पास, अपने कैंपेन को सेट करने के लिए, तो पहला होता है कि वो इंटरनल फ्रंटियर पे ले जाए, यानी कि अंदर के देशों को तो अपने अंदर अच्छे से मिला ले, अंदर के शहरों को, छोटे मोटे इलाकों को। और दूसरा होता है कि वो एक्सटर्नल फ्रंटियर पे उसके बाद जाए। ठीक है। तो जो इंटरनल फ्रंटियर की बात है वही है हिंटरलैंड को गैरिसन में मिलाना, मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है। जब धीरे धीरे ये होने लगा तो जैसे जंगल में लोग रहते थे ना, आदिवासी लोग रहते थे या कुछ ऐसे लोग रहते थे जो शिकार करके खाते थे, उन लोगों को हटाया गया धीरे धीरे वहाँ से। वहाँ पे कि नहीं बसाया गया, किसानों को बसाया गया, जिससे वो क्या कर सके, खेती कर सके। खेती से क्या होगा, टैक्स होगा, और टैक्स से क्या होगा, दिल्ली सल्तनत थोड़ी स्ट्रॉन्ग बन सकती थी। ठीक है। तो ये सब होने लगा। अगर हम सेकंड टाइम की बात करें तो अब सल्तनत को किस पे फोकस करना चाहिए, एक्सटर्नल फ्रंटियर पे। एक्सटर्नल फ्रंटियर के लिए कौन ज़रूरी है, मिलिट्री एक्सपीडिशन, कि मिलिट्री के लोग जाएँ वहाँ पे और युद्ध वगैरह लड़े। ठीक है। तो साउदर्न इंडिया में भी स्टार्ट किया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। ठीक है। जो कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे तो ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी, और एंड कहाँ पर हुई थी, मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। आर्मी थी, उसने उससे क्या करते थे, इन कैंपेन्स के जरिए हाथी, घोड़े और दास वगैरह इकट्ठे करते थे, और कुछ इम्पोर्टेंट मेटल भी। स्टार्टिंग में तो इंटरनल पे ध्यान दिया, फिर एक्सटर्नल पे ध्यान दिया। उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद तुगलक के टाइम पे जो दिल्ली है, दिल्ली से लोग, यानी कि जो आर्मी थी उसकी, कॉन्कर करने अलग अलग जगह जाने लगी। जैसे कहाँ कहाँ कॉन्कर करने गई और कब कब कॉन्कर करने गई, इस मैप में देखो। पहले यहाँ देखो गुजरात में एरो लग रहा है, फिर चित्तौड़ में, यहाँ पे देवाग्नि में, यहाँ रणथंभौर में। ठीक है। फिर उन्होंने देवाग्नि में जब अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया तो यहाँ से और नीचे गए, इधर गए, इधर गए, फिर यहाँ से और नीचे गए। ठीक है। यहाँ वरनागल आपने भी नाम सुना था ना। ठीक है। और यहाँ दिल्ली से वरनागल गए। तो ये सारी जगह हैं जहाँ दिल्ली के जो राजा थे वो गए। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, पहले इंटरनल पे ध्यान दिया, फिर एक्सटर्नल पे ध्यान दिया, और फिर उससे भी बाहर पे, यानी कि बिल्कुल ही बाहर के देशों को बाहर के राज्यों को कलेक्ट करना शुरू करा। अब यहाँ पे कुछ जगह का नाम है, जैसे आपने कुव्वात अल इस्लाम,
क्या है, मॉस्क देखी होगी या फिर मीनारत है उसकी, ठीक है, जो कि बिल्ड करी गई थी, कब बनी थी, 12th सेंचुरी में बनी थी, ठीक है। जो दिल्ली की पहली एक तरह से धार्मिक मॉस्क है उनमें से एक है, ठीक है। ये किससे हमें पता चल रहा है, क्रॉनिकल से, जो कि दिल्ली है कुन्हा यानी कि द ओल्ड सिटी के नाम से जो क्रॉनिकलर है, यानी कि जिसपे समय के साथ बता रखा है कि कब क्या हुआ कब क्या हुआ, ये सारी जो चीज़ें हैं उस समय पता चलता है कि ये तब बनी है। जो मॉस्क है वो एनलार्ज बाय इल्तुतमिश, ये जो मस्जिद थी वो बड़ी किसके द्वारा करी गई, इल्तुतमिश ने, और अलाउद्दीन खिलजी ने उसको और बड़ा किया। जो मीनार है वो बिल्ड करी गई थी 2 सुल्तान से, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। जो आपको कुतुब मीनार स्पेशली नाम सुना देता है ना, कुतुब मीनार, ये मीनार किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बाद में बड़ी किसने करी, इल्तुतमिश ने, यानी कि दोनों ने मिलकर इसे बनाया था। अगर आप किसी भी मस्जिद की बात करते हो तो इनका मॉस्क क्या है, मॉस्क है जिसे आप अरबिक में क्या कहते हो, मस्जिद कहते हो, ठीक है। लिटरली उसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मुस्लिम लोग आएँ और अल्लाह को याद करें, ठीक है। ये जो धार्मिक मॉस्क होती है इनका मेन पर्पस क्या होता है कि लोग आएंगे और यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज यानी कि अपनी प्रेयर अदा करना, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो मेंबर हैं लोग, यानी कि इस धार्मिक समूह के जो मेंबर होते हैं वो अपने अंदर में से सबसे बेस्ट इंसान चुनते हैं और उसे अपना लीडर बना देते हैं, ठीक है। जो कुतुब है, ही ऑल्सो डिलीवर्स द सेरेमनी खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर्स, यानी कि ये जो मैन को जिसे वो अपना आइडल बना देते हैं, जिसे अपना लीडर बना लेते हैं, जैसे एक तरह से मौलवी बना देते हैं, वो फ्राइडे में क्या करते हैं, खुतबा भी पढ़ते हैं, जैसे एक तरह से थोड़ा सा पाठ वगैरह करना है, ऐसा भी करते हैं, ठीक है। अब प्रेयर के टाइम पे क्या होता था, मुस्लिम को मक्का की तरफ फेस करके खड़ा होना चाहिए था, जो कि इंडिया के अकॉर्डिंग वेस्ट में पड़ता है, जिसे हम कहते हैं किबला। अब देखो एक बार हम अगर वर्ल्ड मैप को, तो यहाँ देखो आपका मक्का कहाँ पड़ता है, मक्का आपका लगभग यहाँ पड़ता है, ठीक है, और इंडिया आपका यहाँ है। और अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ होगा ईस्ट, यहाँ होगा वेस्ट, यहाँ होगा नॉर्थ और यहाँ होगा साउथ। तो अगर यहाँ इंडिया में रहे हुए लोगों को नमाज अदा करनी है मक्का की तरफ फेस करके, तो वो किस तरफ फेस करेंगे, वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये जो किबला आपने देखा है ना, अभी जो किबला था जो कि दिल्ली से जो कि मॉस्क में होता है, तो उसमें फेस किस तरफ करते हैं लोग, वेस्ट की तरफ। क्यों, क्योंकि उन्हें किसकी तरफ करना होता है, मक्का की तरफ फेस करना उनका धार्मिक रिचुअल होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी ज़्यादा मॉस्क बनी थी, जैसे बेगमपुरी की मस्जिद, ठीक है। ये कब बनी, मोहम्मद तुगलक के टाइम पे बनी। वॉज द मेन मॉस्क ऑफ जहाँपना की मेन मॉस्क थी एक तरह की, और इसे सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। अगर हम दिल्ली सुल्तान की बात करें तो उन्होंने अलग अलग सिटीज़ में जाके बहुत सारी मॉस्क बनवाई, मस्जिद बनवाई, जो कि ये दिखाती थी कि वो किस तरह से इस्लाम के प्रचार में और उसे प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं और हेल्प करते हैं और चाहते हैं इस्लाम को। और साथ में ये क्या क्रिएट करना चाहती थी, सभी मुस्लिमों के बीच में एक अपना सा विश्वास कि हाँ हम इन्हीं के लोग हैं, ये सब, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे क्या है, मोट की मस्जिद दी हुई है जो कि सिकंदर लोधी ने बनाई थी अपने टाइम पे, ठीक है, उसके मिनिस्टर्स ने, ठीक है। ये जो ऊपर आपको दे रखी है। हम नीचे देखो यहाँ पे क्या है, एक बिलीफ सिस्टम किस काम आता था कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, यानी कि जो मुस्लिम बने थे या मुस्लिम थे ऑलरेडी, उनके बैकग्राउंड अलग थे, तो इसलिए एक कॉमन लॉ होना और लोगों को उसमें विश्वास होना ज़रूरी था, इसलिए ये इमारतें ज़्यादातर बनाई गई थी, ठीक है। एक जैसे जमाली कमाली करके एक मस्जिद है जो कि 1520 के बाद बनाई गई थी, ठीक है, 1520 के लास्ट के सालों में बनाई गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको नाम याद नहीं करना है, जस्ट आपको देखने को मिलेगा, कभी आप दिल्ली विजिट करो देखो तो तब आप देखना कि कौन कौन से हमने बनाई, कौन कहाँ से बनी। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो तो खलजी और जो तुगलक हैं उन्होंने थोड़ा सा सेम पैटर्न अपनाया था, थोड़ा सा, ठीक है। उन्होंने उसे कंसोलिडेट किया, यानी कि उन्होंने शासन को फैलाने की जगह शासन को चलाने पर ध्यान दिया। अब उन्होंने कैसे चलाया, उन्होंने ध्यान दिया कि उन्हें एक बहुत ही ढंग का गवर्नेंस चाहिए, यानी कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। अगर आपको इतनी स्ट्रांगली चलाना है तो आप इस पर नहीं रह सकते कि भाई जो भी कुलीन वर्ग का है, जो भी वो है, कौन है कुलीन वर्ग का मतलब पहले ये था ना कि जन्म के आधार पर ही लोगों को वो दे दी जाती थी, लैंड दे दी वो हो जाती थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती थी। तो ये कहते थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम एरिस्टोक्रेट्स को, यानी कि जो कुलीन है और जो बस सरदार ऑलरेडी बन चुके हैं, उन्हें गवर्नर भी बना दें और मतलब सब कुछ ऐसे ही कर दें। वो किस फेवर में था इल्तुतमिश, कि हम स्लेव्स को परचेज करेंगे, यानी कि दासों को खरीदेंगे, उसके बाद उन्हें मिलिट्री की सर्विस देंगे, ठीक है, यानी कि जिसे हम कहते हैं बंदागन। पर्शियन में इस एक्टिविटी को बंदागन कहते हैं, किस एक्टिविटी को, कि जब लोगों को खरीद कर उन्हें मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो ये कहते हैं कि भाई हम अपना जो शासक बनाएंगे ना, शासन बनाएंगे और जो लोगों को पोस्ट देंगे अलग अलग, इस बेसिस पे नहीं देंगे क्योंकि वो एक कुलीन वर्ग में जन्म लिया इसलिए दे दिया, बल्कि उसकी क्वालिटीज़ के आधार पर देंगे। टिपिकली क्या होता था,
दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर। ये लोग कौन होते थे जिन्हें मतलब ऐसे बनाया जाता था कि जो स्लेव्स होते थे वो मास्टर्स पे डिपेंड होते थे अपने, ठीक है, और वो सुल्तान उन पर ट्रस्ट भी कर सकते थे क्योंकि उन्होंने उन्हें लाइफ दी है, तो वो उनके ज़्यादातर वफादार होते थे। देखो क्या दिया गया है यहाँ पे, दिया गया स्लेव्स रादर देन सन्स, यानी कि बेटों से बेटर तो नौकर हैं। क्यों? क्योंकि जो स्लेव्स हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रमोट किया जाता है राजाओं के द्वारा, उसके बाद उन्हें उनकी ज़रूरतें पूरी करी जाती हैं, उन्हें गुड लक विश करके उन्हें एक्सपीरियंस दिया जाता है, ठीक है, और वो सब कुछ सीखे सिखाए होते हैं, ऐसे वो वाइज मैन बन जाते हैं, इनकी बहुत इंटेलिजेंट बन जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, वर्द होते हैं वो, किससे बेटर होते हैं? अपने बेटों से भी बेटर होते हैं, इतनी क्वालिटी उनके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो जो खलजी और तुगलक थे उन्होंने इसी बंधन को कंटिन्यू किया था और पीपल को, जो जन्म के आधार पर कुछ पीपल थे, थोड़ा बहुत उन्हें भी अप्राइज किया था, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ क्या थी कि वो क्वालिटी के आधार पर ही लोगों को क्वालिटी देते थे, उसके बाद उसे अपनी उसमें ऑफिस में इंट्रोड्यूस करवाते थे। अब क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी उठा रहे थे, यानी कि वो परिवार के बेसिस पर नहीं कर रहे थे कि उसका बेटा ही राजा बनेगा, या उसे जो वो है किराया चुकाना पड़ रहा है या वो किराया इकट्ठा करता है लोगों से, तो वो इसी आधार पर किराया इकट्ठा करने लगेगा कि वो उसका बेटा है, ऐसा नहीं था। तो इसलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, यानी कि राजनीतिक अस्थायीता थी, क्योंकि कोई परिवार फिक्स नहीं था कि यही काम करेगा, तो कोई स्थायित्व होनी थी भी नहीं। अब में जो क्लाइंट कौन होते थे? क्लाइंट वो लोग होते हैं जिन्हें जो राजा होता है वो थोड़ा सा अपना सानिध्य देता है, थोड़े से पैसे दे देता है सपोर्ट करने के लिए कि भाई तुम पढ़ो, हम तुम्हारा खर्चा उठा रहे हैं, ऐसे लोग। तो ऐसे लोग तो ऑब्वियसली क्या होंगे? उनके वफादार होंगे ही। तो ऐसे ही होता था। जो स्लेव्स और क्लाइंट होते थे वो लॉयल होते थे अपने मास्टर्स के लिए, ठीक है, और लेकिन उन मास्टर्स के बेटों के लिए नहीं होते थे। यानी कि अगर मान लो कि मोहम्मद तुगलक के लिए कोई एक स्लेव है वो वफादार है, तो मोहम्मद तुगलक के लिए होगा, अगर उसका कोई बेटा हो गया ना, तो उस बेटे के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो वाला स्लेव क्या हो, वफादार हो। तो इसलिए जैसे ही नया राजा आ जाता था तो ये सारे भी लोग चेंज हो जाते थे, ठीक है। जब नए राजा के नए लोग होते थे तो पुराने लोगों में और नए लोगों में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट भी कभी कभी हो जाता था, ठीक है। और इसके अलावा जो लोग थे वो बहुत ही हम्बल होते थे दिल्ली सल्तनत के लिए, क्योंकि वो पेट्रोनेज है, यानी कि उन्हें क्या मिला है? सानिध्य मिला है राजा का, तो वो उनके अंडर ही काम करते थे। कई लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया है, कह के कि वो कैसे छोटी जाति वालों को, इन सबको हाई ऑफिस में बिठा देते हैं, तो लोगों ने उसे क्रिटिसाइज़ भी किया है। जैसे मोहम्मद तुगलक की बात करें तो उसके ऑफिस में कौन था? एक वाइन डिस्टिलर था, एक फिरोज़ हजम, जिसे फिरोज़ हजम है, ठीक है, नाई था, कुक था, गार्डनर था, ठीक है, यानी कि ऐसे लोगों को भी उन्होंने क्या पद दे रखे थे जो कि क्वालिटी के बेसिस पे थे, जन्म के बेसिस पे नहीं थे। तो इसलिए लोग उन्हें क्रिटिसाइज भी करते थे, इनके कुछ राइटर्स वगैरह, ठीक है। जैसे आपने पहले के सुल्तान को देखा, जो खलजी और तुगलक थे उन्होंने भी कुछ मिलिट्री कमांडर भी अपॉइंट किए, यानी कि सेना तो ज़रूरी होती है, भले ही तुम खुद मत लड़ो लेकिन डिफेंस के लिए तो ज़रूरी होगी, वैसे दोनों कामों के लिए ज़रूरी होती है, तो सेना ज़रूरी होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर बना दिया कुछ एरियाज़ का, यानी कि जो मिलिट्री में शासन करते हैं, जो मिलिट्री में काम करते हैं, उन्हें गवर्नर भी बना दिया कुछ एरियाज़ का। तो उससे क्या होता है, उस ज़मीन को इक्ता कहते हैं, और जो उसके लैंड होल्डर्स होते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं जो उस पर हेड करते हैं, उन्हें मुक्ति कहते हैं। इक्ता क्या हो गया? लैंड, और मुक्ति कौन हो गया? जो उससे कर्ज कलेक्ट करता है, जो गवर्नर हो गया वहाँ का, ठीक है। तो मुक्ति की ड्यूटी क्या होती थी, यानी कि जो हेड होता था उसकी ड्यूटी क्या है कि एक तो वो वहाँ के पे सैनिकों को तैयार रखेगा, सैनिकों की आवाजाही रहेगी अच्छे से, यानी कि सब कुछ मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये सब वो ध्यान देगा। इसके अलावा मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मुक्ता क्या कलेक्ट करता था? मिलिट्री सर्विस तो लोगों को देता था, उसके अलावा उसे रेवेन्यू मिलता था एज अ सैलरी, ठीक है। रेवेन्यू ऑफ द असाइनमेंट एज सैलरी, उसके काम करने के बेसिस पर उसे सैलरी मिल जाती थी, ठीक है। उसके अलावा इन्हीं सैलरी से, इसी रेवेन्यू से वो अपने सोल्जर्स का खाना पीना करता था, उन्हें खर्चा वगैरह प्रोवाइड करवाता था, ठीक है। जो मुक्ति था वो बहुत ही इफेक्टिवली काम करते थे। क्यों काम करते थे? क्योंकि जो उनके ऑफिस थे वो इनहेरिटेड नहीं थे, यानी कि बेटे का वो मतलब एक ऑफिसर का बेटा ही ऑफिस में ऐसे ही नहीं आ सकता, उसे कुछ खुद में कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए तभी आ सकता था। तो ऐसी भी कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है। शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होते थे, जिससे वो ज़्यादा करप्शन ना करें, और ये नहीं है कि वो कभी पकड़े ना जाए, शॉर्ट टाइम के लिए होता था ये सारी चीज़ें। कभी कभी जो सर्विसेज की कंडीशन होती थी वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती थी, जैसे अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे हो गई थी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे हो गई थी, लेकिन स्टिल ये काम थोड़ा सही करा था। क्यों हो गई थी इतनी ख़राब सी? क्योंकि अकाउंटेबल सेट कर देते अकाउंटेंट चेक करने के लिए कि मुक्ति कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है कुछ कलेक्शन में, ठीक है। उसके अलावा जो मुक्ति होता था उन्हें पूरी रिपोर्ट भी देनी पड़ती थी, ठीक है। ये मुक्तियों के लिए रिग्रेसिबल था, मतलब आम जनता के लिए नहीं, मुक्तियों के लिए, जो मुक्ति लोग थे जो सेट करे गए थे, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोग के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ों को बेस में रखते हुए ये सारे काम किए गए थे। जब दिल्ली ने धीरे धीरे अपने अंदर हिंटरलैंड्स को लिया, यानी कि अब आसपास वाली जगहों को ले लिया, तो अब उसे ज़रूरत पड़ गई कि वो सामंत एरिस्टोक्रेट्स जो थे, यानी कि जो सामंत कुलीन वर्ग के लोग थे, उनका भी थोड़ी मदद ली, उन्हें भी थोड़ी अथॉरिटी दी। तो अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे क्या हुआ, लैंड रेवेन्यू का सारा सिस्टम डायरेक्टली राजा के हाथ में पहुंच चुका था, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें जिससे कि कोई गड़बड़ ना हो सके। जो लोकल चिफिशन है जो उनसे वो राइट छीन लिया गया कि वो टैक्स खुद जमा कर सकते थे आधिकारिक तौर से। अब उन्हें जमा करके क्या करना पड़ता था, सुल्तान को ही पे करना पड़ता था। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन है वो ध्यान से देखते थे, सारे अधिकारी जो थे वो ध्यान से देखते थे अकाउंट्स को कि किसने कितना कब पे किया, कितना सर्व किया गया, कितना नहीं किया गया, ठीक है, कलेक्टर्स ने क्या करा, ये सारी चीज़ें। जो टैक्स होते थे वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते थे। पहला जो कल्टीवेशन यानी खेती पे लगता है, जैसे आप खर्च कहते हो, आपके डेफिनेशन वर्ड्स में भी आएगा खर्च, ठीक है। जो खेती में लगता था टैक्स लगभग 50% लग जाता था जितना सामान उगाया उसके। इसके अलावा गाय भैंसों पर लगता था टैक्स और उसके अलावा घोड़ों पर लगता था टैक्स। काफ़ी एरिया ऐसा था अभी कि वो दिल्ली सल्तनत के अंडर नहीं था, ठीक है, क्योंकि क्या बंगाल और दिल्ली को, बंगाल से दिल्ली को रूल करना एक काम है और खासकर सेना ले जाना, सेना की रणनीति बनाना और जीतना भी बहुत डिफिकल्ट काम है। इसके अलावा और क्या चीज़ वो रीज़न देते हैं, धीरे धीरे क्या हुआ तो जो गंगेटिक प्लेन है यानी कि जो गंगा नदी के आसपास का इलाका है वो बहुत ही कम कॉन्कर कर पाए थे, और अगर कर पाए थे वो भी बहुत कम टाइम के लिए। अब दिल्ली देखो किस नदी के पास है, यमुना नदी आपने सुना है, ठीक है, लेकिन ये जो गंगेटिक प्लेन है यानी कि गंगा नदी वाला जो बनारस वाराणसी, ठीक है, थोड़ा सा एनसीआर का एरिया आता है, उस टाइम पे मेनली उन्होंने उसी जहाँ पे मेन गंगा वाला इलाहाबाद वगैरह वाला एरिया है वहाँ की बात करी होगी, ठीक है, तो वहाँ पे भी उन्होंने बहुत कम कॉन्कर किया और बहुत ही कम टाइम के लिए कॉन्कर किया। अगर आप चिफशंस और फोर्टिफिकेशन के बारे में देखोगे यानी कि सरदारी और किला उनका, तो कैसा होता था, ज़्यादातर वो किले बनाते थे अपने माउंटेन्स के बीच में, चट्टानों के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा हार्श होते थे, अलग अलग तरह के होते थे, जिससे वो बचे जा सकें। वो अपना रक्षण करते थे बैम्बू के ट्री से। बैम्बू ट्री सिर्फ ये नहीं है कि वो खोखला ही होता है, बैम्बू ट्री में बाकी सारे काम भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि जो आग होती है, आग भी उसे पकड़ नहीं पाती है, वो आगे पीछे निकल जाती है हवा की वजह से, क्योंकि थोड़ा सा क्रैक होते हैं उसके बीच में। इसके अलावा क्या है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है बैम्बू ट्री, ठीक। बैम्बू ट्री से अपना रक्षण कराया जा सकता है जंगल में, ठीक। इनसाइड विच उन रक्षण के कवच के अंदर कैटल भी रह सकते हैं, क्रॉप्स भी रह सकती हैं। इसके अलावा क्या है, देयर इज़ ऑल्सो वाटर, पानी भी होता था वहाँ पे इकट्ठा करके रखने के लिए, वो रेन वाटर का यूज़ करते थे, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी होती थी, यानी कि एक तरह से सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक कि सामने वाला जो दुश्मन है वो एक इंपॉर्टेंट सेना ना ले आए और कुछ स्पेशल औजार ना ले आए बैम्बू के ट्री को ही काटने का, तब तक वो सुरक्षित होते थे। यानी कि बैम्बू के ट्री काटोगे तो बात अलग है, वरना वो सुरक्षित है, कोई उन्हें टेंशन लेने की बात नहीं होती। अगर हम मंगोल की बात करें तो मंगोल जो थे, चंगेज़ खान आपने नाम सुना होगा, और इंग्लिश में तो गंगेज़ खान कहते हैं, तो मैं चंगेज़ खान यूज़ करने वाली। तो जो मंगोल थे चंगेज़ खान के अंडर, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसओक्साइना को जीत के आ चुके थे, नॉर्थ ईस्ट ईरान में 1219 में। यानी कि अभी जो मैंने आपको वाला एरिया दिखाया था ना कि जहाँ पे मक्का है, उसी के आसपास का थोड़ा सा एरिया वो कवर कर चुके थे, जीत चुके थे। फिर वो दिल्ली सुल्तान के पास है, और दिल्ली सल्तनत की तरफ से बहुत बड़ा उन्हें क्या मिला, एक तरह से विरोध का प्रदर्शन हुआ। तो अब क्या हुआ कि जो मंगोल लोग थे वो अटैक करने लगे थे, बहुत ही ज़्यादा जल्दी करने लगे थे। तो अब जो मोहम्मद तुगलक वगैरह थे उन्हें भी अपना शासन में डिफेंड करना था। तो मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ने ही अपनी सेना को मोबिलाइज किया, यानी कि इकट्ठा करा, उन्हें ट्रेनिंग दी, किसके लिए, ऐसे किसी भी युद्ध के लिए, ठीक है, जिससे वो एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा दिक्कत में ना आए। तो यहाँ पे दे रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसे डीपली पढ़ेंगे, लेकिन हाँ क्या हुआ, मोहम्मद तुगलक की गलती कहाँ हुई। Muhammad Tughlaq failure, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. तो जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने किसका प्लान किया था कि मंगोलों की टेरिटरी को भी हड़प लें, भाई वो हमारी हड़पने आए, हम उसकी हड़प लें। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था उन्होंने सिर्फ डिफेंसिव टेक्निक अपनाई कि बस मैं बचा लूँ और मेरा देश बचा रहे, मतलब मेरा इलाका बचा रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए और दूसरों का इलाका नहीं चाहिए, वो उस पर थे। अगर हम बात करें सल्तनत की 15 से 16वीं शताब्दी के बीच में, तब क्या हुआ था, तो देखो धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारी डायनेस्टीज आई, जैसे आपने टेबल में भी देखा, तुगलक आई, सैयद आई, लोधी डायनेस्टी आई, ठीक है, जो कि दिल्ली टू आगरा 1526 के बीच में ट्रैवल करती रही। इसके अलावा बहुत सारे जो एरियाज़ हैं उस पर क्या हुआ, धीरे धीरे कैपिटल्स फैलने लगी, एरिया फैलने लगे, जैसे जौनपुर है, बंगाल है, मालवा, गुजरात, राजस्थान, इन सब में, और खासकर साउथ इंडिया नीचे में कुछ लोग इस्टेब्लिश होने लगे, मतलब कुछ इंडिपेंडेंट लोग इस्टेब्लिश होने लगे थे, अपने अपने राजा शासन करने लगे थे, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ था, इस पीरियड में कुछ नए ग्रुप्स भी आए, जैसे अफगान और राजपूत कौन से, जो राजस्थान में चौहामांस कहते हैं, अफगान कौन से, जो एक तरह से जहाँ से कौन आए थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बाकी सारे लोग भी इकट्ठे होने लगे, एक्सट्रीमली पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन आने लगा, यानी कि अच्छे लोग आने लगे सत्ता में, और जो काम करते जैसे आज के IPS ऑफिसर हैं, DM होता है, पुलिस होती हैं, तो अब वो जो कलेक्टर वगैरह होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा
अच्छे होने लगे। अगर आप देखोगे शेरशाह सुरखी, आपने नाम सुना होगा इस राजा का। पहले ये बिहार में था, एक छोटा सा अकाउंटेंट का काम करता था अपने अंकल के राज्य के अंदर। उसके बाद में उसने क्या करा, मुगल एम्पायर हुमायूं को हराया और उसके बाद दिल्ली को कैप्चर कर लिया। दिल्ली को कैप्चर करने के बाद फिर उसने क्या किया, दिल्ली तो कैप्चर हो गई, सिर्फ उसका शासन 15 साल चला, लेकिन 15 सालों में जो उसने एडमिनिस्ट्रेशन किया वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ होता है, क्योंकि उसने कुछ एलिमेंट लिए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासन से जो उससे पहले था। ठीक है, और उसके बाद शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, जो कि अकबर ने भी अपने एरिया में अपने टाइम पे कॉपी किया था। अगर आप करते हो बात कहीं और की, तो ये फ्रांस की बात करें, 3 ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड क्रूसेड्स। अगर हम इसकी बात करें 3 ऑर्डर्स की, तो अगर हम फ्रांस में देखेंगे तो समाज 3 भागों में डिवाइडेड था। पहले लोग वो थे जो पूजा करते थे, जिसे आप पादरी कहते हो। ठीक है, ठीक। उसके अलावा जो दूसरे होते थे, मतलब ये तो हो गए प्रेस्ट, पादरी जो कि पूजा करते थे। दूसरे हो गए राजा वगैरह, किंग जो कि रूलर होते थे, कुलीन वर्ग के होते थे, यानी कि एरिस्टोक्रेट्स होते थे जो लड़ाइयाँ करते थे। और उसके बाद टिलर्स कौन होते थे, जो खेती करते थे। और इस टिलर्स वाले एरिया में सिर्फ खेती वाला काम नहीं आता, इसमें डॉक्टर्स भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं, यानी कि जो ना शासन करते थे, जो ना पूजा करते थे, जो काम करते थे, एक्चुअल का जो इकोनॉमी का काम करते थे, वो तीसरे ग्रुप में आते थे। तो ये फ्रांस का एग्जाम्पल है। ठीक है, जस्ट ऐसे ही बताया गया कि किस तरह से चर्च उन्हें डोमिनेट करती थी। ठीक है, तो चर्च को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी, और चर्च के लोगों ने कुछ लोगों को, कुछ एक वॉरियर ग्रुप को इस्टेब्लिश किया, यानी कि एक योद्धाओं का ग्रुप, जिसे क्या क्या कहा जाता था, नाइट्स कहा जाता था। ठीक है, नाइट्स यानी कि एक बहुत ताकतवर घुड़सवार योद्धा होता था। ठीक है, फिर चर्च ने क्या किया, धीरे धीरे उन लोगों को पैट्रोनाइज किया। पैट्रोनाइज यानी कि अपने अंदर लिया। ठीक है, उन्हें काम करवा, उन्हें पैसे दिए, उनसे काम करवाया, यानी कि एक तरह से उन्हें पढ़ाया लिखाया, कुछ उन्हें शिक्षाएं दी, एक्सपीरियंस दिया। उसके बाद उन्होंने धर्म के नाम पे क्या किया, बहुत सारी सिटीज़ को कैप्चर किया। जैसे उन्होंने जेरूसलम के बहुत सारी सिटीज़ को कैप्चर किया, किस नाम से, कि हम ये धर्म युद्ध कर रहे हैं, ये हम अपने धर्म को फैला रहे हैं और ये सही है, जिसे हमने नाम क्या दिया, क्रूसेड्स, यानी कि धर्म युद्ध कहा इन्होंने। ठीक है, तो चर्च, इन धर्म युद्धों की वजह से क्या हुआ, चर्च ने नाइट्स के लोगों को, यानी कि नाइट्स वर्ग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, और फिर नाइट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनका अलग ही स्वैग सा होने लगा, अपना अलग। ठीक है, ये लोग फ्रांस गए, फिर वहाँ से जर्मनी गए अपने अपने, अब वो भी चाहते थे, यानी कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो भी चाहते थे कि वो नाइट्स बन जाए, यानी कि कुलीन वर्ग के लोग भी चाहते थे कि वो नाइट वाले ग्रुप में आ जाए। इतना इंपॉर्टेंस नाइट वर्ग को मिल गया था। तो अगर चलो हम इसकी अगर एक कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे चैप्टर का, वो आपके कीवर्ड्स में हो जाता है। जैसे एकता क्या था, वो लैंड था जिसपे कि राजा ने क्या किया, जब बाद में हिंटरलैंड वगैरह कवर करने लगे थे वो अपने शासन में, तो लैंड पे किसी सरदार को बिठाना था, तो उस सरदार को जो नाम दिया गया वो था मुक्ति, और उसकी लैंड को क्या नाम दिया गया, वो था एकता। तारीख क्या है, आपको पता ही है, जो हिस्ट्रीज लिखी गई है उसे तारीख कहा गया है। सिंगुलर है तो तारीख, और प्लूरल है तो तवारीख। गैरिसन क्या होता है, जहाँ पे वो एरिया जो मेन लैंड होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे ऑफिशियल्स रहते हैं, जो कि गार्ड से ढका हुआ होता है, सुरक्षा होती है। मंगोल्स कौन लोग थे, जो कि नॉर्थ ईस्ट एशिया को ऑलरेडी जीत के आ चुके थे, और वो दिल्ली सल्तनत पे क्या करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे, जो कि मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उन्हें डिफीट किया था। जेंडर क्या होता है, जेंडर वही लड़का लड़की के बीच का डिस्टिंक्शन, जो कि जेंडर बेस होता है। ठीक है, जो कि फीमेल मेल नहीं बल्कि मैन और वुमेन बना देता है। ठीक है, खर्च क्या था, आपको पता है, खर्च एक तरह का टैक्स था जो कि क्रॉप्स पे लग रहा था, लगभग 50% ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स को अगर देखें तो विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश हर कैपिटल इन दिल्ली, दिल्ली में सबसे पहले किसने बनाया, आपने पता है तोमर्स ने बनाया। अगर आप लैंग्वेज की बात करोगे, हमने देखा था पर्शियन लैंग्वेज थी। अगर आप बात करोगे कि जो इन हुज रीजन दिल्ली सल्तनत सबसे ज़्यादा एक्सटेंड हुआ, ठीक है, तो वो आपको बताने तुगलक थे, वो तोमर थे, या कौन थे, कि वो सबसे ज़्यादा एक्सटेंड हुआ, फैला था। ठीक है, उसके बाद इब्न बतूता ने जो ट्रैवल किया है, फ्रॉम विच कंट्री, कहाँ से थे इब्न बतूता, तो आप अगर इब्न बतूता के बारे में ऊपर देखोगे तो यहाँ जो आपने देखा कि फोर्टिफिकेशन कहाँ था, ये वाला जो फील्ड था ये पूरा मोरक्को से आए हुए इब्न बतूता ने लिखा था, यानी कि जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था वो इब्न बतूता ने लिखा था, जो कि मोरक्को से आए थे। अफ्रीका में है ये और मोरक्को। ठीक है, अफ्रीका तो आपको तो आप थोड़ा जाने पहचाने से होगी उससे। सर्कल ऑफ जस्टिस मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया था कि कैसे लॉ एंड जस्टिस किसानों को खुश रखता है, फिर पेमेंट आती है, ये सारी चीज़ें। इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर से क्या मतलब था, इंटरनल फ्रंटियर जो कि हमारे खुद के ही क्या हो जाते थे कि खुद के एरिया को ले लिया, हिंटरलैंड्स को ले लिया, एक्सटर्नल थोड़ा सा आगे जाना, हिंटरलैंड और हिंटरलैंड के आगे भी जाना। इसके अलावा अगर बात करें तो मुक्ति क्या क्या परफॉर्म करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, वहाँ पे जस्टिस करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, और टैक्स कलेक्ट करके सुल्तान को देते थे, ये सारे काम होते थे। ठीक है, उसके बाद कभी वाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर ऑफ द सुल्तान, तुम्हें क्यों लगता है वो कभी कभी सुल्तान का ऑर्डर ना मानने की इच्छा रखते होंगे, क्योंकि अब ना उन्हें भी क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, तो वो नहीं चाहेंगे कि टैक्स देना पड़े, ऑब्वियसली ये सारे रीज़न होंगे। ठीक है, इम्पैक्ट क्या था मंगोल का दिल्ली सुल्तनत पे आने का, तो देखो जब वॉर होती तो रिसोर्सेज तो वेस्टेज होती है, खासकर जब मंगोल आए
तब दो तरह की टेक्निक अपनाई गई, एक तो क्या हुआ, एक ने डिफेंस करा और एक ने अटैक करा। ठीक है, तो ये सारे इम्पैक्ट धीरे धीरे सोशल चेंजेस आते रहते हैं। ठीक, इसी के साथ आपका यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।